हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईटे, मनके और अस्थियां, जिसको अब सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उस पार्ट 1 में मैंने सारी इसकी बेसिक बातें बताई हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए पार्ट 2 वाली, तब आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आएगा। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो पुरातत्वविद लोग होते हैं, जो पुरानी वस्तुओं की खोजबीन करते हैं, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, पुरानी होती हैं और एक विशिष्ट शैली की बनी होती है, डिफरेंट टाइप्स की बनी होती हैं, डिफरेंट डिजाइन होता है उनका, और तो और वो एक ही क्षेत्र से पाई गई होती हैं और एक ही टाइम पीरियड से संबंधित होती है। तो ऐसी वस्तुओं के लिए जो पुरातत्वविद लोग हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें हड़प्पा सभ्यता से बहुत सी पुरानी वस्तुएं मिली हैं, जैसे दाढ़ी वाले बाबा मिले हैं, टेराकोटा का खिलौना मिला है, हमें बुल सील मिली है, हमें ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा पुरानी है। ऐसी वस्तुओं के लिए जो पुरातत्वविद लोग हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका टॉपिक नंबर 2 है, उसमें हमें पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या काम करते थे। तो जीवन निर्वाह का मतलब है वो भोजन किस किस विधियों द्वारा वो क्या करते थे, प्राप्त करते थे, या क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे, इसके ऊपर हमारा टॉपिक नंबर 2 है। तो बताया गया है इस टॉपिक में कि हड़प्पा शहर के लोग पेड़ पौधों से और जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। हाँ, ये लोग खेती भी करते थे। तो यहाँ पे खेती के भी हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां सिंधु की कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं और इनमें हर साल बाढ़ आती थी और बाढ़ आने के कारण इसमें क्या आती थी, जलोढ़ मृदा आती थी। जलोढ़ मृदा बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हड़प्पा शहर के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, यहाँ पे फसलें उगाते थे, खेती भी करते थे। तो यहाँ पे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, इन सब के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें हड़प्पा शहर में जब हमने खुदाई की तो यहाँ पे हमें 9 फसलें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें बाजरे के दाने के साक्ष्य और चावल के दानों के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो बाजरों के दानों के साक्ष्य हैं, मतलब बाजरों के दानों के जो प्रूफ हैं, वो हमें गुजरात राज्य से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमें चावल के दाने भी देखने को मिलते हैं। चावल के दानों के साक्ष्य हमें लोथल शहर से प्राप्त होते हैं। और तो और हमें ये बताया गया है कि ये लोग जानवरों को क्या करते थे, कई जानवरों को मार के या उनका शिकार करके या उनको पाल के भोजन प्राप्त करते थे। जैसे यहाँ पे हमें मछलियों की हड्डियां देखने को मिलती हैं, पक्षियों की हड्डियां देखने को मिलती हैं, जिससे हमने ये अनुमान लगाया कि यहाँ के निवासी इनको खाते होंगे। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। तो यहाँ पे हमें भेड़ के अवशेष, बकरियों के अवशेष, भैंसे, सूअर आदि जानवरों के भी अवशेष देखने को मिलते हैं, जिससे हमने ये अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करते होंगे और इन जानवरों को दूध और मांस के लिए पालते होंगे। यहाँ पे हमें जंगली जानवरों की भी हड्डियां देखने को मिलती हैं, जैसे जो वराह होता है, जो सींग वाला सूअर होता है, उसको बोला जाता है वराह। हिरण की हड्डियां हमें देखने को मिलती हैं, घड़ियाल की भी हड्डियां देखने को मिली है। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया है कि ये लोग क्या करते होंगे, इन जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते होंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के तरीके थे, और या जीवन निर्वाह के तरीके थे, या तो ये आर्थिक गतिविधियां करते थे, या तो ये कृषि करते थे, या तो ये जानवरों को पालते थे, पशुपालन करते थे, या तो जंगली जानवरों का शिकार करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो एक नंबर के लिए बहुत बार पूछा गया है। जैसे बाजरे के दानों के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, गुजरात से मिलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चावल के दानों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये 1 मार्कर में बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 है कि अभी मैंने बताया कि ये लोग कृषि करते होंगे। तो कृषि क्या, यहाँ पे कृषि हमें कैसे पता लगा कि ये लोग कृषि करते होंगे, और अगर कृषि करते हैं तो कृषि की कौन कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, ये आपका टॉपिक नंबर 3 है। तो हमें यहाँ पे बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे हमें यहाँ पे अनाज के दाने देखने को मिलते हैं। अनाज के दाने के साक्ष्य हमें मिले हैं, अनाज के दानों के हमें प्रूफ मिले हैं, जिसके आधार पर हमने कहा है कि ये लोग क्या करते होंगे, कृषि करते होंगे। लेकिन हमें कृषि की जो विधियां हैं, मतलब कृषि कौन कौन सी टेक्निक्स थी कृषि की, वो हमें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है।
यहाँ पे हमें वृषभ का चित्र यानी बैल का चित्र देखने को मिलता है इनकी मोहरों पर, और यहाँ पे हमें बुल वाली सील भी देखने को मिलती है। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि ये लोग इस जानवर का प्रयोग खेतों की जुताई के लिए करते होंगे। यहाँ पे खेतों को जोतने के लिए हमें मिट्टी के हल देखने को मिलते हैं। मिट्टी के हल, तो मिट्टी के हल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली शहर से प्राप्त हुए हैं, जो कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ पे हमें जुते हुए खेत देखने को मिले हैं। जुते हुए खेत कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कालीबंगन में देखने को मिलते हैं। पुरातत्वविदों ने तो यहाँ तक अनुमान लगा लिया है कि ये लोग वर्ष में एक नहीं कम से कम 2 फसलें ये लोग उगाते होंगे। और जो ज्यादातर हड़प्पा शहर था वो शुष्क था, अर्ध शुष्क इलाके में था, मतलब यहाँ पे पानी की कमी थी और सिंचाई की सुविधाओं की कमी थी, इसलिए नहरों का निर्माण करवाया गया था, जलाशयों का निर्माण कराया गया था, कुओं का निर्माण कराया गया था। यहाँ पे हमें जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है शोतुगई। शोतुगई एक शहर है जिससे हमें अफगानिस्तान में एक शहर है शोतुगई, जहाँ से हमें नहरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। नहरों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। एक शहर है धोलावीरा, धोलावीरा जो गुजरात में है, यहाँ से हमें एक बहुत ही बड़ा जलाशय प्राप्त हुआ है, जिससे हमने ये अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनका प्रयोग सिंचाई सुविधाओं के लिए करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, देखिए सबसे पहला जीवन निर्वाह के तरीके था, दूसरा टॉपिक था हमारा कृषि की कौन कौन सी सुविधाएं, कृषि की कौन कौन सी विधियां हैं या कृषि की कौन कौन सी टेक्निक्स है, ये हमें पढ़ना था। जो फोर्थ टॉपिक है उसमें ये बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की विशेषताएं बताते हैं। तो जो हड़प्पा शहर है वो अपने पूरे विश्व में जाना जाता है नगर नियोजन के लिए, मतलब अपनी वास्तुकला के लिए, अपनी मतलब फुल प्रूफ प्लानिंग के लिए। यहाँ पे जितने भी घर देखने को मिलते हैं वो फुल प्रूफ प्लान करके बनाए गए थे। तो यहाँ पे जो सबसे पुराना और सबसे भव्य स्थल हमें देखने को मिला है या सबसे भव्य शहर देखने को मिला है वो है मोहनजोदड़ो। कहा जाता है ये बड़ा ही अत्याधुनिक शहर था और इसे बहुत ही मतलब अच्छे से वेल प्लान तरीके से इस शहर को क्या किया गया था? बनाया गया था। इस शहर के बारे में अगर बात की जाए तो इस शहर को 2 पार्ट्स में बनाया गया था। सबसे पहले वाले को दुर्ग बोला जाता था और दूसरे वाले को निचला शहर बोला जाता था। जो दुर्ग था वो छोटा शहर था और ऊंचाई पे बसाया गया था, लेकिन जो निचला शहर था वो काफी बड़ा था और ये थोड़ा सा नीचे बसाया गया था। यहाँ पे जो दुर्ग है उसमें ज्यादातर जो घर होते थे वो कच्ची ईंटों पर बने होते थे। कच्ची ईंटों का मतलब चबूतरा बनाया गया होता था, ऐसा चबूतरा बनाया गया था और फिर उसके ऊपर क्या बने होते थे? ऐसे घर ये लोग बनाकर रखते थे, ठीक है, ऊंचाई पे बनाकर रखते थे। जो निचला शहर था वहां पे हमें कुछ घर चबूतरे पे देखने को मिलते थे। ज्यादातर जो निचला शहर था वो रहने के लिए प्रयोग किया जाता था और दोनों ही शहरों को, चाहे दुर्ग हो चाहे निचला शहर हो, दोनों को ही दीवारों से घेरा गया था। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो दुर्ग क्या था? छोटा शहर था और ये बड़ा शहर था। ये ऊंचाई पे बसाया गया था, ये नीचे बसा हुआ था और ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पे ज्यादातर घर बने रहते थे दुर्ग के। लेकिन जो निचला शहर था उसके कुछ ही घर चबूतरे पे बने होते थे और दोनों ही शहरों को दीवारों से क्या कर दिया गया था? घेरा गया था। आपकी बुक में ये फोटो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये बनाया गया है दुर्ग। ये देखिए, ये आपको दुर्ग दिख रहा होगा। ये पूरा स्थल है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही छोटे छोटे घर बता रखे हैं, कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं ये बता रखी है। तो ये दुर्ग है और ये देखिए निचला शहर बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना बड़ा दिख रहा है। तो ये दुर्ग शहर था और ये निचला शहर था। और ये देखिए दुर्ग को और बड़ा मैंने कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से ये पूरा स्थल दिख रहा है। यहाँ पे विशाल स्नानघर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बहुत ही विशाल स्नानघर देखने को मिलेगा। ये देखिए विशाल स्नानघर दिख रहा है। यहाँ पे विद्यालय देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए मुख्य सड़क देखने को मिल रही है। तो बहुत ही ज्यादा वेल प्लान तरीके से इन शहरों को बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी शहर हमें देखने को मिले हैं ना, वो जितने भी शहर हमें देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर ऊंचाई पे बसाए गए थे। ऊंचाई पे इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो सिंधु नदी थी और उसकी सहायक नदियां थी उनमें हर साल बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ से बचाव के लिए यहाँ पे ज्यादातर घर ऊंचाई पे बनाए गए थे। और तो यहाँ पे जितने भी घर बनाए गए थे वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे। हाँ, पक्की ईंटों से। देखा, जैसे अगर हम लोग गांव में देखते हैं तो आज भी हमें मतलब अगर आज से 20 साल 30 साल पीछे चले जाएं तो हमें ज्यादातर कच्चे मकान देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचिए आज से 4600 साल पहले जितने भी घर देखने को मिले हैं यहाँ पे पक्की ईंटों से बने होते थे। तो बहुत ही मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनके पास। तो यहाँ पे पक्की ईंटों से हमें घर बने हुए देखने को मिलते हैं और जो ईंटों का आकार होता था वो निश्चित होता था। इनकी लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होती थी उनका रेशियो होता था 4:2:1 होता था। मतलब 4 यूनिट लेंथ हो गई, 2 यूनिट ब्रेथ हो गई और 1 यूनिट क्या हो गई? इनकी हाइट हो गई। और ईंटों को या तो ये भट्टी में पकाते थे या तो क्या करते थे? धूप में सुखा लेते थे।
तो इस प्रकार से वो ईंटों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो ईंटों को या तो भट्टी में पकाया जाता था या तो धूप में सुखा कर इसका प्रयोग, धूप में सुखा लेते थे और फिर से घरों का निर्माण करते थे। और जो हड़प्पा सभ्यता की जो पांचवी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है, ये इसके लिए तो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है कि इनका जो सीवेज सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे जो सड़कें थी, सड़कें ऐसे बनाई गई थी और उन्हीं के साथ नालियों का भी क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो जो सड़कें हैं और नालियां हैं वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी, काटती थी। तो यहाँ से जो घर बनाए जाते थे, घर की एक दीवार कम से कम नालियों से जुड़ी होती थी ताकि घर का जो गंदा जल है उसको नालियों में बहाया जा सके और उसे दूर शहरों से ले जाया जा सके। तो इनका जो सीवेज सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे हमें सीवेज सिस्टम देखने को मिलता है। और तो और यहाँ पे जो रहने के लिए घर बनाए गए थे, ये जो रहने के लिए घर बनाए गए थे, ज्यादातर जो घर थे रहने के लिए वो निचले शहर में बसे हुए थे। और तो और हर घर में एक आंगन होता था। आंगन मतलब खुला होता है और जिसके चारों ओर क्या बने होते थे, कमरे बने होते थे। और आंगन का जो प्रयोग होता था वो खाना पकाने के लिए किया जाता था। और हर घर के आगे वाले भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कुआं देखने को मिलेगा। जैसे आज भी हम गांव में चले जाए तो हमारे घर के आगे क्या लगा होता है, एक नलका लगा होता है। वैसे ही यहाँ के हर घर के बाहर हमें क्या देखने को मिलते हैं, पानी पीने के लिए कुआं देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो जो शहर था वहां से हमें करीब 700 कुएं देखने को मिले हैं। 700 कुएं, देख रहे हो कितना वेल प्लान तरीके से इन्होंने पूरा अपने घरों को बना रखा था। और तो और हर घर में क्या देखने को मिलती है हमें, नहाने के लिए हमें हर घर में क्या देखने को मिलते हैं, स्नान घर देखने को मिलते हैं। और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने सीढ़ियों का भी प्रयोग बहुत अच्छे से कर रखा था, सीढ़ियां बना रखी थी छतों पर जाने के लिए। और तो और इनके जितने भी शहर थे वो बड़े बड़े दरवाजे, मतलब शहर जो थे उनको चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था और उसमें बड़े बड़े क्या होते थे, प्रवेश द्वार होते थे जिनको दुर्ग कहा जाता था। तो ये इनकी शहरों की विशेषताएं हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, दुर्ग शहर और निचला शहर। बाढ़ से बचाव के लिए इन्होंने घरों को ऊंचे में बना रखा था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया था, नालियों का निर्माण बहुत अच्छे से कर रखा था, घर अच्छे बना रखे थे, आंगन बना रखे थे, घर के आगे में कुआं होता था, हर घर में एक स्नान घर होता था, स्नान घर मतलब नहाने के लिए घर होता था, सीढ़ियां देखने को मिलती हैं और बड़े बड़े प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। तो ये इनके शहरों की विशेषताएं हैं। उसके बाद हमें इसमें अगला टॉपिक पढ़ना है। इसमें हमारा अगला टॉपिक है द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानघर। तो ये इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि विशाल स्नानघर क्या है। तो और विशाल स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है ये भी पता जा सकता है। तो विशाल स्नानघर हमें देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो शहर से। और ये जो विशाल स्नानघर था ये एक आयताकार जलाशय था, आयत के आकार का, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का एक जलाशय था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। कहाँ गया, ये रहा, ये विशाल स्नानघर है। ये देखिए आयत के आकार का स्नानघर है, देखिए आयत के आकार का बना हुआ है। और ध्यान से देखेंगे तो इसके उत्तर में ये उत्तर दिशा दिख रही होगी, नॉर्थ साइड दिख रही होगी और ये साउथ साइड दिख रही है। इन दोनों साइड में क्या होता था, सीढ़ियां बनी होती थी इसके तल में, मतलब नीचे जाने के लिए। और तो और इनके चारों तरफ ये जो ईंटों से बना रखा है, ईंटों का प्रयोग करके इसको पूरी तरीके से जलबद्ध किया गया था। जलबद्ध का मतलब होता है कि पानी इसमें भरा जाए तो पानी बाहर ना जाए या पानी नीचे ना जाए। तो देख रहे हो नीचे फर्श कर रखा है और चारों तरफ से ईंटें लगा रखी हैं, जिप्सम और गारे का प्रयोग कर रखा है, मतलब पीओपी और गारे का प्रयोग करके इन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर को बनाया गया था। और कहा जाता है इसका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था, मतलब कोई बहुत बड़ा त्योहार होगा या कोई बहुत ही बड़ा समारोह होगा तो उसके लिए इसका प्रयोग नहाने के लिए किया जाता था। तो ये लिखा भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया होगा कि इनका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था। अनुष्ठानिक कार्य का मतलब कोई विशेष समारोह होगा, मतलब कोई विशेष उत्सव होगा तो उसके लिए इसका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हमारा 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। 6 टॉपिक भी छोटा सा ही टॉपिक है कि हड़प्पा शहर की जल निकासी के बारे में बता दीजिए। आखिर हड़प्पा शहर अपने सीवेज सिस्टम के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे, तो इनका कैसा सिस्टम था ये आपको बताना है। तो हड़प्पा शहर की जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे देखने को मिलती है वो है इनकी जल निकास प्रणाली। तो बहुत ही ज्यादा क्या थी, एडवांस थी। यहाँ पे सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियों के साथ गलियों को भी क्या किया गया था, बनाया गया था। और तो और यहाँ पे प्रत्येक घर की एक दीवार को, जैसे मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये देखिए कैसे नालियां बना रखी हैं। ये देखिए ये सड़कें हैं और ये देखिए पतली सी नाली जा रही है और ये देखिए ये नाली आगे तक बनाई जाती थी, मतलब ऐसे बनाई गई है ये नालियां। तो देख रहे हो समकोण पर काट रही हैं सड़कों को, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ऐसे घर बने होते थे, ये घर बना हुआ, मतलब यहाँ पे ऐसे घर होते थे
ठीक है, जिससे घर की एक दीवार को कम से कम नालियों से जोड़ा जाए ताकि घर का जो गंदा पानी है वो इन नालियों के सहारे यहाँ से बाहर चला जाए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक घर की एक दीवार गलियों से जुड़ी होती थी ताकि घर के गंदे पानी को गलियों की नाली से जोड़ा जा सके। और यहाँ पे जितनी भी हमें नालियां देखने को मिलती हैं वो ज्यादातर पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से नालियां बनाई जाती थी। दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ड्राइंग में, ये देखिए पक्की ईंटों से ये सारी की सारी नालियां बनी हुई हैं। और तो और इन नालियों को मिट्टी के गारे और जिप्सम के प्रयोग करके बनाया गया था और नालियों को ईंटों और पत्थरों से क्या कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था, जैसे आज के समय में भी ये ढक दिया जाता है। और तो और इन नालों को साफ करने के लिए बहुत बड़े बड़े हौदियां बनी होती थी जिनको क्या कहा जाता था, सीवर कहा जाता था। तो सीवर कहा जाता था। तो ये बहुत ही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो एक विद्वान है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मैंके, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, उसमें भी उन्होंने इनकी इस बात का जिक्र किया है। ये देखिए, ये आपको बड़ी सी नाली पे खड़े हुए दिख जाएंगे अर्नेस्ट मैंके। ये देखिए, ये एक विद्वान है तो एक नाली के पास खड़े, ये बहुत बड़ी नाली है, देख सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से ये हमें नाली प्राप्त हुई है। ये एक विद्वान खड़े हैं कोई, और ये नाली को देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी क्या है, ये नाली है। और इन्होंने, जो अर्नेस्ट मैंके हैं, इन्होंने कहा है यह अब तक की खोजी गई सबसे अच्छी और सबसे संपूर्ण प्रणाली है। यहाँ पे हमें नालियां, मतलब यहाँ पे जितने भी घर देखने को मिलते हैं वो नालियों से क्या होते थे, जुड़े होते थे। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। ठीक है, तो हमें ये पूरा का पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है। तो आज हमें 7वां टॉपिक डिस्कस करना है। तो ये टॉपिक है कि हमें हड़प्पा कालीन समाज की विभिन्नता का कैसे पता लगता है, सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमें इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो आखिर कैसे जो पुरातत्वविद थे उन्होंने सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता लगाया हड़प्पा सभ्यता की, या क्या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, तो उसका किस प्रकार से पता लगाया, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पुरातत्वविद लोग होते हैं वो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विभिन्नता का, सोशल डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए वहां के बरियल्स का प्रयोग करते हैं, यानी शवदाहों का प्रयोग करते हैं। तो जब यहाँ पे खुदाई की गई तो यहाँ पे देखा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मरने के बाद लोगों को गड्ढे खोदकर क्या करते थे, दफनाते थे। अब यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति में क्या किया जाता है, मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में क्या किया जाता था, मरने के बाद लोगों को गड्ढे खोदकर दफनाया जाता था। यहाँ पे जो गड्ढों की संरचना हमें देखने को मिलती है वो काफी अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे हमें रेक्टेंगल शेप के हमें यहाँ पे गड्ढे देखने को मिलते हैं, ऐसे गड्ढे देखने को मिलते हैं। और तो और हमें ओवल शेप भी देखने को मिलती है, इस प्रकार की ओवल शेप होती है, इस प्रकार के भी हमें गड्ढे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गड्ढों की जो संरचना थी वो अलग अलग थी, या तो वो रेक्टेंगल की शेप के थे, आयताकार आकार के थे, या तो वो ओवल शेप के थे। और जो गड्ढों की संरचना थी ना, गड्ढों की जो सतह थी, वहां पे ना उन्होंने पक्के फर्श बना रखे थे, कच्ची ईंटें बिछा रखी थी, या पक्की ईंटें बिछाकर, मतलब उसके सतह पर पक्की ईंटें बिछाकर वो लोगों को क्या करते थे, दफनाते थे। और तो और हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे मरने के बाद लोगों के साथ बहुत सा सामान दफनाया जाता था। तो जितने भी बरियल्स मिले हैं उन बरियल्स के साथ हमें मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं, आभूषण देखने को मिलते हैं और बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमने ये अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी एक व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता है तो वहां पे भी उसे वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये लोग मरने के बाद जब लोगों को दफनाते थे तो उनके साथ बहुत सारा क्या करते थे, सामान को भी दफनाते थे। ये बिल्कुल सेम है जैसे मिस्र में जो फिराव मर जाते थे, मतलब जो फिराव को, मतलब राजा जो थे वो मर जाते थे, तो उनके मरने के बाद सोना चांदी, खाने पीने का सारा सामान, फूल पत्ती, यहाँ तक कि गेम्स और यहाँ तक कि नौकर चाकरों को भी मिस्र में राजा के साथ दफना दिया जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, लेकिन वहां पे क्या था, मिस्र में महंगी वस्तुओं को भी दफनाया जाता था, जैसे सोना चांदी आभूषण हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें दफनाई जाती थी, जैसे यहाँ पे छोटा मोटा आभूषण हो गया, मनकी हो गया, पोट्रीज हो गया, तांबे के दर्पण हो गए, ठीक है, कांसे के बर्तन हो गए, ये सभी चीजों को उनके साथ दफनाया जाता था। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बरियल्स के बारे में। ये रहा बरियल्स, ये देखिए, ये बरियल्स दिख रहा है। तो ये देखिए रेक्टेंगल शेप का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बरियल से ये रेक्टेंगल शेप्स का, और ये देखिए इसके साथ ये मिट्टी के बर्तनों को क्या किया गया है, दफनाया गया है। और तो और हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, एक जगह है लोथल, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है 1 मार्कर के लिए, कि ये जो लोथल है वहां पे हमें डबल दफन देखने को मिलता है। डबल दफन का ये मतलब है 2-2 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। मतलब ये हो गया, ये शायद आई थिंक पुरुष होगा,
ठीक है, ये होगी स्त्री होगी। तो यहाँ पे हमें लोथल में देखने को मिलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ एक ही गड्ढे में क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। और ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, शेप मिल रहा होगा, रेक्टेंगल की शेप है। ये देखो मिट्टी के बर्तन है और बहुत सारे सामान को उसके साथ क्या किया गया है, दफनाया गया है। और तो और इनके साथ ये पोट्रीज को दफनाया जाता था। ये मिट्टी के जो बर्तन हो गए, इन सब को क्या किया जाता था, लोगों के साथ दफना दिया जाता था। और तो और ये देखिए, ये मृद भांड हो गए जिनको पोट्रीज कहा जा रहा है। ऐसे ऐसे कलर के मृद भांड को दफनाया जाता था। देखिए, देखने में काफी सुंदर लग रहा है। ये तांबे का दर्पण देखने को मिलता है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे किस धातु का हमें दर्पण देखने को मिला है, तांबे का दर्पण देखने को मिला है। उसके साथ लोगों को दफनाया जाता था। यहाँ पे हमें कांसे के बर्तन देखने को मिले हैं, इनके साथ लोगों को दफनाया जाता था। और तो और यहाँ पे हमें अवतल चक्कियां भी देखने को मिली हैं, चक्कियां जिनमें अनाज पीसा जाता था, सैडल कॉर्न बोला जाता है। तो ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन सब वस्तुओं के साथ लोगों को क्या किया जाता था, यहाँ पे दफनाया जाता था। और तो और जो पुरुष थे, पुरुष के पास हमें शंख देखने को मिले हैं। पुरुष की खोपड़ी के पास ये शंख दफना देते थे। जैसे वो 3 छल्लों वाले शंख होते थे, जैसे ऐसे होता है ना, 3 छल्लों वाला शंख ऐसे करके होता है। तो इन शंखों के साथ भी लोगों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो 3 छल्लों वाले शंखों के पास, 3 छल्लों वाले शंख भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो पुरुषों की खोपड़ी के पास मरते समय वहां पे दफना दिया जाता है। तो हो सकता है ऐसी मान्यता रही होगी। ठीक है। अगला, पुरातत्वविद लोग क्या करते हैं, यहाँ की सामाजिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए वो ढूंढते हैं लग्जीरियस आइटम्स को, कि कौन कौन सी विलासिता की वस्तुएं थी, कौन कौन सी लग्जीरियस आइटम्स थी जिसका लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मृदभांड हो गए, यानी पोट्रीज हो गए, चक्कियां हो गए, सुई हो गए, ये सारा सामान तो हमें हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन कई चीजें दुर्लभ थी, जैसे फ्योन्स का बर्तन मैंने आपको दिखाया था। फ्योन्स का बर्तन दुर्लभ था, जिसमें इत्र रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये देख सकते हैं आप, ये रहा, ये है फ्योन्स का बर्तन। कहाँ गया, ये रहा, ये रहा फ्योन्स का बर्तन। ये फ्योन्स का बर्तन है। ये घिसी हुई रेत और चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता था। इसका प्रयोग सेंट रखने के लिए किया जाता था, इत्र रखने के लिए किया जाता था। तो ये एक लग्जीरियस आइटम्स था, जो केवल और केवल हमें मोहनजोदड़ो शहर से देखने को मिलता है, और किसी शहर से हमें ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ था। और देखेंगे हम तो यहाँ पे और हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें इत्र रखने के लिए फ्योन्स का बर्तन प्रयोग किया जाता था। और तो और यहाँ पे हमें सोना देखने को मिला है। सोना काफी ज्यादा लग्जीरियस था, दुर्लभ था। तो ये हमें बहुत ही कम हड़प्पा के क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। तो सामाजिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए जो पुरातत्वविद हैं, वो 2 चीजों का प्रयोग करते हैं। या तो वो संविधानों का प्रयोग करते हैं, बरियल्स का प्रयोग करते हैं, या वो लग्जीरियस आइटम्स को देखते हैं कि लग्जीरियस आइटम्स कहाँ कहाँ पे मिली है। अब सोचिए, जहाँ पे सोना मिला है, सेंट, इत्र रखने के लिए, इत्र या सेंट रखने के लिए बर्तन का प्रयोग किया जा रहा है, तो काफी ऊंचे और अच्छे शहर माने जाते थे, काफी अमीर शहर माने जाते थे। और जिन जगहों पे नहीं मिला है, तो वो नॉर्मल शहर माने जाते थे, या थोड़ी उनकी कंडीशन बेकार थी, ऐसे शहर। तो इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, वो सामाजिक विभिन्नता का पता लगाते हैं। उसके बाद अगला हमें टॉपिक पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता के हमें शिल्प कला के बारे में पढ़ना है, इनके आर्टिफैक्ट के बारे में पढ़ना है। आखिर ये इतना सारा जैसे पोट्रीज हो गए, ये सब बनाते कैसे थे। तो शिल्प कला के लिए जो सबसे फेमस शहर था, वो था चन्हुदाड़ो। और तो और जो शिल्प कला के लिए इन्हें सामान चाहिए था, इनके पास संसाधनों की कमी थी, तो ये दूसरे क्षेत्रों से मंगवाते थे। जैसे सबसे पहले इनको शिल्प कला के लिए, वो पोट्रीज बनाने के लिए या मनके बनाने के लिए उनको जो सामान पड़ता था, जरूरत पड़ती थी, वो दूसरे क्षेत्रों से ये मंगवाते थे। जैसे इनको मिट्टी की जरूरत पड़ती थी, तो मिट्टी इनको लोकल लेवल पे आसानी से मिल जाती थी। ये लोग शंख मंगवाते थे। ये शंख नागेश्वर और बालाकोट से ये लोग प्राप्त करते थे। और तो और इन्हें नीले रंग के कीमती पत्थर चाहिए होते थे। तो नीले रंग के कीमती पत्थर इन्हें शोतुघई से प्राप्त होते थे। सुंदर लाल रंग कॉर्निलियन जो होता था, वो इन्हें लोथल से प्राप्त होता था। और तो और ये जो तांबा, ये जो सेलखड़ी पत्थर है, सेलखड़ी पत्थर जिसका मोहरे बनाने में प्रयोग किया जाता था, ये राजस्थान के क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। और तो और तांबा इनको चाहिए होता था। तांबा इनको राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्रों से प्राप्त होता था। सोना काफी ज्यादा दुर्लभ था, सोना यहाँ पे नहीं होता था, तो सोना को ये लोग दक्षिण भारत से क्या करते थे, मंगवाते थे। और तो और ये सारी चीजें लोकल लेवल, ये सारे लोग तो मतलब भारत के कोने कोने से तो सामान मंगवाते थे। साथ ही साथ ये विदेशों से व्यापार करके भी सामान मंगवाते थे। तो ये यमन और ओमान नाम के देशों से क्या करते थे, तांबे का आयात करते थे। अब हमें कैसे पता लगा कि ये उन क्षेत्रों से तांबे का आयात करते होंगे। तो हमें यहाँ पे हमारे क्षेत्र में काले कलर का मर्तबान मिला है, जिसके ऊपर मिट्टी की मोटी परत लगी हुई है, जिससे माना जाता है कि ओमान के लोग इसमें तांबा भर के हमारे देश को देते होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये काले कलर का मर्तबान है, ये रहा। ये देखिए, ये ओमान से हमें मिला है।
ये ओमान के क्षेत्रों से हमें मिला है। ये इसको बनाने की जो कला है वो हमारे भारत की थी। तो हो सकता है कि जो ओमान के क्षेत्रों से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो होता था ओमान के लोग इसमें तांबा भर के भारत के लोगों को दे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, वह भी हमें ओमानी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान से ओमानी तांबे का आयात करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें सामान भर के देते थे और बदले में वो ओमान के लोग हमें तांबा देते थे। तो इससे पता लगता है कि ये लोग दूसरे-दूसरे क्षेत्रों से भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। और जो मेसोपोटामिया यानी ओमान के लोग होते थे, मेसोपोटामिया जो इराक, ईरान आज के नाम से जाना जाता है, वहाँ के जो लोग होते थे, वो हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलुआ कहते थे, यानी नाविक नाविक कहते थे। ये देखिए जिन-जिन क्षेत्रों से वो व्यापार करते थे, वो यहाँ पे दिखा रखा है साफ-साफ। ये देखिए यहाँ पे दिख सकता है आपको, ये भारत दिख रहा है, ये भारत है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग रहा करते थे। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों से व्यापार करते थे, इन क्षेत्रों से व्यापार करते थे, इन क्षेत्रों से ये लोग क्या करते थे, काफी ज्यादा व्यापार करते थे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में पढ़ना है। तो याद रखना, अगर हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं वहां से हमें काफी ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं। वहां से हमें सबसे पहले एक स्टैंप देखने को मिलता है, मुद्रांकन देखने को मिलता है। वो मुद्रांकन हमें कौन से शहर से देखने को मिलता है, रोपण शहर से देखने को मिलता है। ये देखिए कुछ इस टाइप का है ये पूरा। उसके बाद है हमें हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी मोहरें देखने को मिली हैं। और ये मोहरें हमें कहाँ से, ये जो मोहरें हैं, ये मोहरें हमें पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता के हर शहर से प्राप्त हुई हैं। और ये जो मोहरें थी, ये कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी। मतलब सबसे विशिष्ट, सबसे अनोखी जो पुरावस्तु थी वो यहाँ की मोहरें थी। यहाँ से करीब हमें 2000 मोहरें देखने को मिलती हैं। और ये जो मोहरें थी ये बहुत अलग अलग, जैसे कॉर्निलियन, जैस्पर, तांबा, सोना, इन सब से बनाई जाती थी। और यहाँ पे जो ज्यादातर हमें मोहरें देखने को मिली हैं वो सैल खड़ी पत्थरों से क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। मोहरों पर हमें कुबड़दार वृषभ के चित्र देखने को मिलते हैं, एक श्रृंगी यानी एक सींग वाले जानवर के चित्र देखने को मिलते हैं। और इन मोहरों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता था। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, तो वहाँ की मोहरें हैं। और करीब हमें 2000 से ज्यादा मोहरें देखने को मिलती हैं। और ये मोहरें अलग अलग पत्थरों से बनाई जाती थी, मिट्टी से ही बनाई जाती थी, लेकिन जो ज्यादातर मोहरें वो हमें सैलखड़ी पत्थरों से बनाई हुई मिली हैं। और तो और मोहरों पर इस प्रकार के हमें चित्र देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये रही मोहरें, ये देखिए, ये है मोहर है, हड़प्पाई एक मोहर है। यहाँ पे देखिए एक सींग वाला जानवर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे मोहरों पर कुछ चित्र बने हुए हैं, ये भी देखने को मिलेगा। मोहरों पर हमें बैल के भी चित्र देखने को मिलते हैं। तो इन जो मोहरें थी इनका व्यापार में बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता था। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कि जो हड़प्पाई लिपि है उसको रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है। तो जो हड़प्पाई लिपि है उसको रहस्यमयी लिपि कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो रहस्यमयी लिपि इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये चित्रों की मदद से लिखी जाती थी। इसमें पिक्चर्स बने होते थे, ज्यादा इसमें अक्षर नहीं लिखे होते थे। ये चित्रात्मक थी और इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखी जाती है। आपने देखा होगा उर्दू ऐसे लिखी जाती होगी, ऐसे लिखी जाती है। तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब हमें कैसे पता लगा ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो जब यहाँ पे हमें लिखी हुई टैबलेट्स मिली हैं, तो देखा होगा जब हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं और जब हमें यहाँ पे हमारी जगह कम लगती है तो हम अक्षरों को सटा कर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमने यहाँ के टैबलेट्स को स्टडी किया तो हमें लिखा हुआ जो देखने को मिलता है, यहाँ तो हमें खुले खुले अक्षर देखने को मिलते हैं, इस साइड से हमें खुले अक्षर देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस साइड लिखने की कोशिश करते हैं तो वो अक्षर चिपके हुए देखने को मिलते हैं। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया है कि दाईं से बाईं और ये लिपि लिखी जाती थी। यहाँ पे जो जैसे हमारे वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो 36 होते हैं। यहाँ की जो चिन्ह थे, यहाँ की जो वर्णमाला थी उसमें 375 से 400 अक्षर थे। तो काफी ज्यादा अक्षर थे और इतने सारे अक्षरों को याद करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए यहाँ के लोग लिखावट के लिए सबसे ज्यादा चित्रों का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये ज्यादातर हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। और तो यहाँ का जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें हमें करीब 2600 के करीब अक्षर में देखने को मिलते हैं। मेरे पास उसकी भी ड्राइंग थी, पता नहीं ड्राइंग है नहीं, आपकी बुक में वो चित्र बने हुए हैं, आप उसको बड़े आराम से देख सकते हो। तो इसमें याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिखावट थी वो चित्रात्मक थी और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है जैसे उर्दू लिखी जाती है। और इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 थी। और तो और इसमें जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें कितने अक्षर देखने को मिले? हमें 26 अक्षर देखने को मिलते हैं।
उसके बाद अगला अपना टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के बांटों के ऊपर बता दीजिए। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में लेन-देन के लिए बांटों का प्रयोग किया जाता था। जो बाट थे वो चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। अब जैसे हमारे यहाँ जो बाट देखने को मिलते हैं वो आपको 6 भुजाओं वाले बाट देखने को मिलते हैं, षटभुज के आकार के देखने को मिलते हैं, ऐसे बाट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाट थे वो कैसे थे? घनाकार थे। आपको दिखाता हूँ बाट। ये देखिए इस टाइप के बाट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ये है बाट। ये कैसे बाट है? घनाकार, जैसे हमारा ल्यूडो का पासा होता है उस टाइप के हमें ये बाट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बाटों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे जो बाटों का वजन होता था वो ये वजन दिखा रखा है कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो ऐसे वजन के होते थे, ऐसे मानदंड के होते थे। और यहाँ पे आभूषणों को तोलने के लिए और मनकों को तोलने के लिए इन बाटों का प्रयोग किया जाता था। तो बाटों के ऊपर इतना ही पढ़ना है। क्या ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसी भगवान की पूजा करते थे? क्या इनका कोई धार्मिक विश्वास था? इसके ऊपर अगला हमारा टॉपिक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा पद्धति में भी विश्वास करते थे। ये लोग पशु पक्षियों की, मातृभूमि की और प्रकृति की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति देखने को मिलती है, तो इससे हमने अनुमान लगाया है कि इनका पूजा पाठ में विश्वास था। यहाँ पे हमें आदि शिव यानी भगवान शिव का भी चित्र देखने को मिलता है, जिससे हमने ये अनुमान लगाया ये पूजा करते होंगे। मोहरों पर हमें अनुष्ठानों के चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मोहरों पर हमें एक सींग वाला जानवर तो हो सकता है कि काल्पनिक हो, लेकिन यहाँ पे पालती मार के आदि शिव यानी पशुपति बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये रहे, ये देखिए ये इनको बोला गया है आदि शिव। ये पशुपति शिव है। और पशुपति शिव क्यों कहा गया है? क्यों देखिए शिव भगवान के चारों तरफ भगवान शिव को ही बोला जाता है, पशुपति है वो। ये देखिए यहाँ पे ये बैल देखने को मिल जाएगा, ये एक सींग वाला गेंडा देखने को मिल जाएगा, ये हाथी देखने को मिल जाएगा, ये बाघ टाइगर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जानवर अगल बगल देखने को मिल रहे हैं। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया है कि हो सकता है ये भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव को ही क्या बोला जाता है? पशुपति बोला जाता है, सभी पशुओं का स्वामी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आदि शिव के चारों ओर बाघ दिखा दिया मैंने चित्र में, बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा, सांप, ये सारे जानवर हमें देखने को मिल जाते हैं। और तो और यहाँ पे पत्थरों की शंक्वाकार वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता था। यहाँ पे हमें शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये पूजा पद्धति में भी ये लोग विश्वास रखते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे मोहरों के बारे में बताइए, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या बाटों पे शॉर्ट नोट लिखिए, हड़प्पा सभ्यता की बाट व्यवस्था के बारे में बता दीजिए, या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धार्मिक विश्वासों के बारे में बता दीजिए। ये सब इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि क्या हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता है वो इतने लंबे से समय से चली आ रही है। हम इतने एडवांस थे, इतना अच्छा हमारा घर बनाने की तकनीक थी, व्यापार बहुत अच्छा था, हम बहुत ही अच्छी अच्छी वस्तुओं का निर्माण करते थे, शिल्प कला के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ये हमारा 12th नंबर का टॉपिक है। कहा जाता है सन 1800 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ है? तो इसके अंत के बारे में हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जो अलग अलग विद्वान थे उन्होंने अलग अलग राय दी है। जैसे एक विद्वान थे रॉबर्ट करके, उन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था, ठीक है। जैसे अत्यधिक बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, नदियों द्वारा मार्ग बदल लेना, इन सब के कारण क्या हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है। जैसे अगर मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें भी आपने देखा होगा कि बाढ़ के कारण उन्हें उस जगह को छोड़ना पड़ जाता है। तो हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि जैसे के.वी. कैनेडी करके एक विद्वान है, इनका ये मानना है हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो शहरों के पतन के कारण हुआ। जैसे लोगों में लोभ बढ़ गया था, लूटपाट आ गई थी, संक्रमण रोग जैसे कोरोना जैसी महामारियां फैल गई थी, वनों की कटाई शुरू हो गई थी, जलवायु परिवर्तन होने लग गया था। इन सब के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। और कई लोगों का मानना है, जैसे एक स्टुअर्ट करके विद्वान है, उनका ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यंस के आक्रमण के कारण हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। पार्ट 4 में हमें पढ़ना है बेसिकली 3 विद्वानों के बारे में। पहले विद्वान है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हम पढ़ेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। दूसरे विद्वान हमारे हैं जॉन मार्शल, और तीसरे हैं I.M. व्हीलर, जिन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी को एक अलग लेवल पे पहुंचाया और इनका इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, उनका इंडियन हिस्ट्री में क्या योगदान रहा है और उनका कंफ्यूजन क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है उनके कंफ्यूजन को लेकर। तो आइए अच्छे से डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो बताया गया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट की थी 1861 में। स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो क्या करती है, पुरानी चीजों की क्या करती है, खोजबीन करती है और पुराने इतिहास का पता लगाती है। तो ये भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। यही हमारे जितने मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इन सब की रक्षा करना, देखभाल करना, मेंटेनेंस करना, ये सब काम किसका होता है? एएसआई का होता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, 1861 में की थी। ये एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। और तो और इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मतलब इंडियन आर्कियोलॉजी का पिता कहा जाता है। द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। इनका हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनका क्या योगदान रहा है? तो देखिए, इन्होंने क्या किया है, जब भी ये पुरानी चीजों की खोजबीन करते थे, अपनी खोजबीन की मार्गदर्शन के लिए ये पुराने साहित्यों का प्रयोग करते थे, अभिलेखों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और यही नहीं, उस समय के जितने भी पुरातत्वविद लोग थे जो पुरानी चीजों में रुचि रखते थे या पुरानी चीजों की खोजबीन करते थे, वो क्या करते थे, जो भी खोज की है उसका इतिहास का पता लगाने के लिए वो साहित्यों का या अभिलेखों का प्रयोग करते थे। माफ कीजिए। साहित्य और अभिलेखों का ये लोग क्या करते थे? प्रयोग करते थे। तो जो कनिंघम थे वो भी क्या करते थे? पुरानी चीजों को बारे में पता लगाने के लिए साहित्यों का या अभिलेखों का प्रयोग करते थे। ज्यादातर जितने भी इतिहासकार है ना, वो इतिहास का पता लगाने के लिए 600 BCE से 400 AD के बीच में जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें ज्यादातर इतिहास का पता लगाने के लिए प्रयोग करते थे। मतलब इस बीच में जितना भी इतिहास लिखा गया है, जो भी पुरानी चीज प्राप्त करते थे, वो इस टाइम पीरियड से जोड़ने की कोशिश करते थे। तो कनिंघम भी इन्हीं में से एक था। वो भारत में पुरानी चीजों की खोजबीन की और पुराने इतिहास का पता लगाने के लिए जो 4वीं से 7वीं शताब्दी में हमारे देश के अंदर जितने भी चीनी यात्री आए थे और उन्होंने जितनी भी अपनी बुक्स के बारे में हमारे देश के बारे में लिख रखा था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम उन्हीं से इतिहास का पता लगाने की कोशिश करता था। अलेक्जेंडर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत से अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखा है और तो और उनका सरल भाषा में अनुवाद किया है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहा है? यूजफुल रहा है। ये देखिए, मैं आपको इनकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ अलेक्जेंडर कनिंघम की। ये देखिए, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्वविद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, यही है। और ये देखिए, ये मैंने बता रखा है, ये जितनी भी बुक्स प्राप्त करते थे, मतलब जितनी भी हड़प्पाई वस्तु को प्राप्त करते थे, तो ये देखिए यहाँ पे 0 है, ईसा का जन्म है ये। और यहाँ से 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच में जितनी भी चीनी तीर्थयात्री इस टाइम पे आए थे और जिन्होंने अपने बुक्स में बहुत ही अच्छे से भारत की भव्यता का वर्णन किया है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो भी हड़प्पाई वस्तु को प्राप्त करते थे या पुरानी वस्तुओं को प्राप्त करते थे, उनका पता लगाने के लिए वो इन 4वीं से 7वीं शताब्दी के टाइम में जो बुकें थी उनमें ढूंढने की कोशिश करते थे। और यही इनका सबसे बड़ा क्या था? कंफ्यूजन था। तो देखिए, इनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन और क्या क्या बताया गया है इनके बारे में। तो ये बताया गया है कि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से जितना भी पुराना सामान मिला है उसे चीनी तीर्थयात्रियों के बुकों में ढूंढने की इन्होंने कोशिश की है। कहने का मेरा मतलब यह है कि इन्होंने देखो, हड़प्पा टाइम पीरियड कब का है? ये 2600 से 1900 के बीच का टाइम पीरियड का है। इस समय की जो वस्तु है वो किसको मिली? कनिंघम को मिली। और कनिंघम ने उसके बारे में पता लगाने के लिए कौन सी बुक्स का प्रयोग किया? जो 4वीं से 7वीं शताब्दी में लिखी गई है। अब बताइए, 4वीं से 7वीं शताब्दी का टाइम पीरियड और 2600 से 1900 का टाइम पीरियड कितना डिफरेंस है? तो क्या उन्हें उन सामान के बारे में पता लगेगा? नहीं पता लग पाया। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के महत्व को इन्होंने समझने में बहुत बड़ी क्या कर दी? भूल कर दी। तो सबसे बड़ा इनका कंफ्यूजन यही रहा है। देखो, हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, कनिंघम ने हड़प्पाई वस्तुओं को चीनी तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों से जोड़ने की कोशिश की। तो सबसे पहला इनका ये भ्रम है। कनिंघम को लगा कि हड़प्पा सभ्यता 4वीं से 7वीं शताब्दी के समकालीन है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता से जो सामान मिला है वो कितना पुराना है, उसके बारे में ये पता नहीं लगा पाए। इसलिए हड़प्पा इतिहास को समझने में इन्होंने क्या कर दी? बहुत बड़ी भूल कर दी है।
दूसरा इनका भ्रम क्या रहा है कि इनको लगता था कि सबसे पहले जो शहर है, जो सबसे पहले शहर है, वो कहाँ पे बने हैं, वो कहाँ पे पनपे हैं, गंगा नदी के आस-पास बने हैं। ये थोड़ा-सा मैप बन रहा है भारत का, यहाँ पे सबसे पहले शहर इनको लगता था ये गंगा नदी, इधर देख रहे हो भारत के मैप में ये गंगा नदी जहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, इस इलाके में इनको लगता है सबसे पहले शहर पनपे हैं। लेकिन एक्चुअल में हमने पढ़ रखा है इतिहास में सबसे पहले शहर हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सिंधु नदी के आस-पास देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। तो इनकी यही सबसे बड़ी क्या रही है, मिस्टेक रही है। तो सबसे पहले क्या मिस्टेक है, जो हड़प्पा सभ्यता का इनको सामान मिला है, उसे तीसरी से चौथी शताब्दी में जो तीर्थ यात्री आए थे, उनकी बुक्स में ढूँढने की कोशिश की, तो सबसे पहली भूल इनकी ये है। दूसरी, हड़प्पा सभ्यता का जो वस्तु कितना पुराना है, उसको नहीं समझ पाए। और तीसरा, इनको ये लगता था कि सबसे पहले शहर कहाँ पनपे हैं, गंगा नदी के पास पनपे हैं। लेकिन हमने इतिहास में पढ़ रखा है सबसे पहले शहर कहाँ पनपे हैं, सिंधु नदी के पास पनपे हैं। तो ये इनकी क्या रही है, सबसे बड़ी भूल रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे विद्वान के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरे विद्वान है हमारे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का हमारे इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो जॉन मार्शल बहुत ही मतलब वेल क्वालिफाइड और प्रोफेशनल ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनका मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इनका पिक्चर, ये रहे हमारे जॉन मार्शल भाई साहब। बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, इन्होंने ही हमें हड़प्पा सभ्यता से रूबरू कराया है। तो जॉन मार्शल ये क्या थे, भारतीय पुरातत्वविद, वही एएसआई के ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं कब, 1924 में बनते हैं। और ये प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, मतलब इनका फुल टाइम काम था पुरानी चीजों के बारे में पता लगाना। और इनको काम का अनुभव भी बहुत अच्छा था। इन्होंने यूनान और क्रीट, ये 2 जगहों के नाम है जहां पे इन्होंने पहले पुरानी चीजों की खोजबीन कर रखी थी और इतिहास का पता लगा रखा था। जब भारत में ये आते हैं तो इन्हीं के नेतृत्व में, मतलब इन्हीं के ही मार्गदर्शन में दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पाई मोहरों के बारे में पता लगाते हैं, खोजबीन करते हैं। और रखलदास बनर्जी, आरडी बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो शहर की मोहरों की खोज करते हैं। और जब इन दोनों मोहरों को जॉन मार्शल देखते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों एक ही सभ्यता का क्या है, हिस्सा हैं, और वो हमें हड़प्पा सभ्यता से क्या करवाते हैं, परिचित करवाते हैं। तो इन्हीं के कारण ही है जो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। तो जॉन मार्शल ये है, इनका योगदान बहुत ही बड़ा है। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी ने हड़प्पाई और मोहनजोदड़ो शहर के मोहरों की खोज की थी। उसके बाद इनकी सबसे बड़ी कमी ये रही है, ये काम तो बहुत अच्छा करते थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी भी रही है कि ये क्या करते थे, इनकी मतलब कार्य प्रणाली में बहुत ही बड़ा दोष था। ये क्षैतिज का आधार पर खुदाई करवाते थे और अलग-अलग स्तरों से मिलने वाले सामान को एक ही कैटेगरी में क्या करते थे, रखते थे। कहने का मतलब है ये स्ट्रैटिग्राफी को क्या करते थे, बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। ये देखिए स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है, ये ध्यान से देखिए, स्ट्रैटिग्राफी प्रोफाइल में बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर दिख रही है, ये एक लेयर हो गई। ये सबसे अपर वाली लेयर हो गई। फिर ये जमीन की कौन सी हो गई, दूसरी लेयर हो गई। देखिए इस पे अलग-अलग तरीके का सामान दिख रहा है। फिर ये हो गई आपकी तीसरी लेयर हो गई। तो ये अलग-अलग लेयर है। और जैसे देखिए अगर खुदाई की जाती है तो ये क्या करते थे, सबसे पहले ये खुदाई का जितना भी सामान ये मिलता था, ये सीधे खोदते हुए चले जाते थे और जो सामान मिलता था उसको एक ही कैटेगरी में रखते थे। तो कहने का मतलब है ये स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन देखिए ये अलग टाइम पीरियड का हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ओल्ड, ये उससे ज्यादा पुराना हो सकता है, ओल्डर हो सकता है, और ये सबसे क्या हो सकता है, ओल्डेस्ट हो सकता है। तो ये पुराना और ये उससे पुराना, ये सबसे पुराना हो सकता है। ये पुराना है, ये उससे पुराना और ये सबसे पुराना है। लेकिन ये क्या करते थे, जॉन मार्शल क्या करते थे, सीधे खुदाई करवाते थे यहाँ से, और चाहे वो ऊपर वाली लेयर में मिले, नीचे वाली में मिले, तीसरे वाले में मिले, सबको निकालते थे और सबको क्या करते थे, एक ही कैटेगरी में रखते थे। इससे जो वस्तुओं का जो टाइम पीरियड है और जो महत्व है वो सही से समझ में नहीं आ पाता था। तो इस कार्य प्रणाली को दूर किसने किया है, आई.एम. व्हीलर ने दूर किया है। इन्होंने फुल अपने काम में क्या किया है, स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो किया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्षैतिज आधार पर खुदाई करवाने का मतलब है कि ये सीधे-सीधे क्या करते थे, खुदाई करवाते थे। ये सीधे-सीधे, ये देखो दिख रहा होगा, ये सीधे खुदाई करवाई। ये जो भी सामान है, एल्यूमिनियम है, ग्लासेस बोतल है, ये हॉर्स शू है, ये सब जो मिलता था उन सबको एक ही कैटेगरी में रखते थे। इस वजह से हम बहुमूल्य जानकारियों को नहीं समझ पाते थे। लेकिन जैसे ही ये आते हैं, इनका नाम है, अगले विद्वान है
आई.एम. व्हीलर आते हैं, ये स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करते हैं। स्ट्रैटिग्राफी में ये क्या करते हैं, जो ऊपर वाली लेयर से हमें सामान मिलता है, उसकी एक कैटेगरी बना ली, जो दूसरे वाले लेयर से हमें सामान मिला, उसकी दूसरी कैटेगरी बना ली, और जो तीसरे वाले लेयर से हमें सामान मिला है, उसकी तीसरी कैटेगरी बना ली। इस तरीके से स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करते थे, जो बहुत ही अच्छा था, जिससे हमें उन सामान के बारे में, वो कितनी पुरानी है, इसके बारे में हमें अच्छे से समझ आ जाता था। तो यही लिखा हुआ है इनके बारे में कि जॉन मार्शल जमीन की क्षैतिज आधार पर खुदाई करवाते थे और अलग-अलग स्तरों से, जो अलग-अलग डिफरेंट लेवल से मिलने वाली जो वस्तुएं हैं, उनको एक ही समूह में रखने की कोशिश करते थे, जिससे जो बहुमूल्य जानकारियां हैं वो लुप्त हो जाती थी। और इस समस्या को दूर किसने किया था? आई.एम. व्हीलर ने दूर किया था। ये स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करते थे और अलग-अलग लेवल से मिलने वाली चीजों को अलग-अलग क्या बनाते थे? कैटेगरी बनाते थे। उसके बाद हमें पढ़ना है आई.एम. व्हीलर के बारे में, तो आई.एम. व्हीलर के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, आई.एम. व्हीलर एएसआई के डायरेक्टर जनरल बनते हैं, 1944 में बनते हैं, और इनका सबसे बड़ा योगदान है कि जॉन मार्शल की जो कमी थी, जॉन मार्शल के जो खुदाई जब करते थे, हॉरिजॉन्टल डिगिंग टेक्निक का जो प्रयोग करते थे, उसमें जो कमी थी उसको ये क्या करते थे? दूर करते थे। तो वही लिख रखा है कि अलग-अलग लेवल से मिलने वाली सामान को अलग-अलग कैटेगरी में वर्गीकृत करते थे। ठीक है, ये उनके लिए दूसरा पॉइंट लिख रखा है। तीसरा, ये सेना के पूर्व ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं, तो इन्होंने क्या किया है, जैसा मतलब सैनिकों में होता है, जैसे हमारे आर्मी में होता है कि पूरा किसी भी चीज को फुल प्रूफ प्लान के थ्रू किया जाता है, तो इन्होंने क्या किया है, जो आर्मी प्रिसिजन था उसको भी क्या किया, इन्होंने फॉलो किया है। तो सैनिक परिशुद्धता को भी शामिल किया है। इसका मतलब ये है, ब्रिगेडियर होने के नाते जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्मी में फॉलो किए जाते थे, तो इन्होंने कहा कि इंडियन आर्कियोलॉजी है, जिसमें हम पुरानी चीजों की खुदाई करवाते हैं, उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो ये जो खुदाई है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए और उनका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, ये उन्होंने शामिल किया। इन्हीं के प्रयासों के चलते हमने क्या किया है, और शहरों की खोज की। शुरुआत में तो हमें केवल 2 ही शहर मिले थे, लेकिन इन्हीं की बदौलत हमने कालीबंगन शहर को, लोथल शहर को, राखीगढ़ी, धोलावीरा और भी बहुत शहरों को हमने क्या किया है, खोज निकाला है। तो इनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तो और 1980 तक आते-आते ये अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी क्या स्टारडम प्राप्त करने लग गया था, प्रसिद्धि प्राप्त करने लग गया था। बाहर-बाहर से भी लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाने के लिए आने लग गए थे। तो आई होप आपको ये तीनों विद्वानों के बारे में समझ आ गया होगा। इन तीनों विद्वानों के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। खासकर ये अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका क्या भ्रम था, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जॉन मार्शल ने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो नहीं किया था, ये पता होना चाहिए। और आई.एम. व्हीलर का क्या योगदान रहा है। एक बार पिक्चर को देख लेते हैं। ये रहे स्ट्रैटिग्राफी का ये चित्र है, अलग-अलग लेवल। ये जॉन मार्शल रहे, ये जॉन मार्शल हैं, ये आई.एम. व्हीलर हैं, और ये हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम है। उसके बाद हमें एक टॉपिक और डिस्कस करना है, छोटा सा टॉपिक है। देखिए कि जो पुरातत्वविद लोग हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, वो पुरानी चीजों के बारे में कैसे पता लगाते हैं। आखिर जो पुरातत्वविद लोग हैं वो अतीत का पता कैसे लगाते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं, कभी सोचा आपने? तो देखिए, जो अतीत का पता लगाते हैं वो अनेक माध्यम अपनाते हैं। मतलब पुरातत्वविद लोग डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। जैसे वो पुरानी चीजों का पता लगाने के लिए या तो उस समय की लिपि का प्रयोग करते हैं, और वहाँ की नगर योजना के बारे में भी देखते हैं। जैसे हमने हड़प्पाई लिपि के बारे में देखा है, लिपि ज्यादा समझ नहीं आई है, तो हमने यहाँ के नगर योजना के बारे में देखा है, जो नगर कैसे बनाए जाते थे, फुल प्रूफ प्लान तरीके से बनाए जाते थे। यहाँ के औजारों के बारे में हमने समझने की कोशिश की है। आभूषणों से हमने इतिहास का पता लगाने की कोशिश की है। ठीक है, तो पुरातत्वविद लोग या तो लिपि का प्रयोग करते हैं, या वहाँ के स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हैं, आभूषणों का, औजारों का प्रयोग करके इतिहास का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, पुरातत्वविद लोग जो भी चीजों का पता लगाते हैं उनको अलग-अलग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन से भी हमें अतीत के बारे में पता लगता है। और कई बार तो हम क्या करते हैं, जो इतिहास का पता लगाने के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे हमने कोई वस्तु पाई, तो हम उस वस्तु को देखते हुए हम ये पता लगाते हैं कि आज के समय में इसका प्रयोग कैसे किया जाता होगा। तो पुरा वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में पता लगाने के लिए, जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनकी उपयोगिता का पता लगाने के लिए हम आधुनिक समय में देखते हैं कि अगर आज के समय में यह वस्तु होती तो उसका हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। और कई बार तो जो पुरातत्वविद लोग होते हैं वो अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का पता लगाते हैं। अभी अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमें कहीं पे भी कपड़े के अवशेष नहीं मिले हैं कि ये लोग कपड़े पहनते हैं या नहीं पहनते। तो लेकिन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग कपड़े पहनते थे। तो हमने ये पता कैसे लगाया, तो वहां पे जो हमें मूर्तियां मिली हैं,
जो वहाँ पे चित्र देखने को मिले हैं, उनमें हमें कपड़े के अवशेष देखने को मिलते हैं। इससे हमने ये अनुमान लगाया है कि ये लोग कपड़े भी पहनते होंगे। तो अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के द्वारा हम ये भी पता लगाते हैं। और कई बार हम वस्तुओं की रूपरेखा देखते हैं कि जो पुरानी वस्तुएँ हैं, उनकी रूपरेखा कैसी बनी हुई है और आज के सिस्टम से कंपैरिज़न करने की हम कोशिश भी करते हैं। इस तरीके से हम इतिहास का पता लगाते हैं। तो यहाँ तक ये आपका पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। अगली क्लास में हम देखेंगे, अगले टॉपिक में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में देखेंगे। ये बुक्स इम्पोर्टेंट है, ये जो बुक्स लिखी गई हैं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, और हम इसका मैप वर्क देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो थैंक यू।